हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंट की आगे की टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मार्च 2024 की मैगजीन है विज़न आईएएस की, जिसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है यूएन इन्वायरमेंट असेंबली। ठीक, 6th सेशन कंडक्ट किया गया। ठीक है, यूएन इन्वायरमेंट असेंबली का, जो रिसेंटली यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में हुआ। ठीक है, इस मोर अबाउट न्यूज़ में क्या है, ठीक, इसका थीम क्या था, इफेक्टिव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मटेरियल एक्शंस टू टैकल क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। ठीक, ये UN-7 जो शेड्यूल किया गया है दिसंबर 2025 एट नायरोबी में ही। ठीक है, UN असेंबली, ठीक, ये क्या है, UN ठीक, इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। ठीक, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हुआ था तब। इसके रोल्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक, UNEA ऑफ यूएनएप इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट लेवल डिस्कशन मेकिंग बॉडी। ठीक, डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन द टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का टॉपिक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNEA। ठीक है, जो यूनेप के अंडर में आती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये सेट करती है ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा और प्रोवाइड करती है ओवर आर्किंग पॉलिसी गाइडेंस एंड डिफाइन करती है पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस इमर्जिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका क्या है, एक प्रेसिडेंट है और 8 वाइस प्रेसिडेंट हैं जो फॉर्म करते हैं UNEA ब्यूरो को। ठीक है, मेंबरशिप इसका क्या है, 193 मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस की हैं। ठीक, सारी इसकी मेंबर्स हैं। UNEA का की आउटकम क्या क्या निकला, ये देखते हैं। जो कमिटमेंट था, ठीक है, टैकल करने का ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस थ्रू द अडॉप्टेड मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये रीअफर्म किया गया, इस कमिटमेंट को रीअफर्म किया गया। ठीक, फर्स्ट मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट डे, ठीक, डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन मेजर इन्वायरमेंटल इशूज वाज ऑब्जर्व्ड। 28 Feb 2024 को ये मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट डे डेडिकेटेड किया गया। ठीक है, ताकि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं मेजर इन्वायरमेंटल इशूज़ पे, उनको एक बार आउटलुक और ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक, एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन लाया गया, कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट। ठीक, कोऑपरेशन ऑन एयर पोल्यूशन, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वर पास्ट। ठीक है, ये रिजोल्यूशंस पास्ट किए गए हैं। कौन कौन से रिजोल्यूशंस, पहला तो कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, दूसरा मैनेजमेंट ऑन केमिकल एंड वेस्ट, तीसरा कोऑपरेशन ऑन एयर पोल्यूशन, चौथा प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये सारे पास किए गए हैं। ठीक, अब देख लेते हैं ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस जो यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को टैकल करने की बात की गई थी। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या होता है, 3 इंटरलिंक्ड इशूज़ हैं, ठीक, जो ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। कौन कौन से, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और इसी को कहा जाता है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। ठीक, अदर रिपोर्ट्स जो हैं जो रिलीज हुई हैं और अवार्ड्स अनाउंस किए गए UNEA-6 में, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 रिपोर्ट, ठीक, ये वार्न करती है, ठीक है, दैट विदाउट कंसर्टेड एक्शन, ठीक है, टू रिड्यूस ग्लोबल कंजम्पशन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कुड राइज बाय 60% फ्रॉम 2020 लेवल्स। ठीक, बिना कंसंट्रेटेड एक्शन के, जिस हिसाब से हम लोग ग्लोबल कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक कंसंट्रेटेड एक्शन लेना चाहिए ताकि उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक, अगर इसी हिसाब से, जिस हिसाब से हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, 2020 लेवल से 60% राइज देखा जा सकता है। ठीक, और इस जो एक्सट्रैक्शन से है जो राइज होगा, उससे क्या होगा, क्लाइमेट डैमेज और बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्क होगा। ठीक है, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 ये रिपोर्ट है। ठीक, इसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन इज प्रिडिक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 2.3 बिलियन टन्स टू 3.8 बिलियन टन्स बाय 2050। ठीक, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन है ये इंक्रीज कर जाएगा टू 3.8 बिलियन टन्स 2050 तक। ठीक, और कॉस्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 2050 तक,
252 बिलियन इन 2020, जो 2020 में 252 बिलियन था, 2050 तक डबल हो जाएगा उसका। यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ठीक, ये हाईलाइट करता है द राइज ऑफ एमिशन फ्रॉम हैवी पॉल्यूटर्स एंड दियर निगेटिव क्लाइमेट हेल्थ इम्पैक्ट्स, ठीक, उनके निगेटिव क्लाइमेट और हेल्थ इम्पैक्ट्स को हाईलाइट करता है। यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक, ये इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में, और ये एक फ्लैगशिप अवार्ड इनिशिएटिव है जिसमें यूथ का इंगेजमेंट को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। फ्लैगशिप यूथ इंगेजमेंट इनिशिएटिव यूनेप का है। यंग पीपुल बिटवीन 18 to 30 ईयर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम एवरी रीजन ऑफ द ग्लोब नेम्ड एज यूनेप यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ, इनको नेम किया जाता है यूनेप यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ के रूप में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, ठीक, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया, ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विद हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर्स क्या रहेगा, इंडिया में, ठीक। ये न्यूज़ में क्यों था, सेंटर विल प्रोवाइड इनिशियल बजटरी सपोर्ट ऑफ 150 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 2023, 24 to 27, 28, ठीक, सेंट्रल जो है वो प्रोवाइड करेगा 150 करोड़ का बजट। अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, ये मल्टी कंट्री और मल्टी एजेंसी का एक कोएलिशन है, ठीक, जो कंप्रोमाइज़ करता है 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ को, ठीक, कंजर्वेशन पार्टनर्स को, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को और बिजनेस ग्रुप्स को, ठीक। इसका एम क्या है, जो 7 बिग कैट्स हैं, ठीक, लॉयन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा, इनके कंजर्वेशन पे फोकस करता है, ठीक। ये रिकॉग्नाइज करता है इनके इम्पोर्टेंस को बायोडाइवर्सिटी में, ठीक, और इनकी पॉलिसीज़ विथ SDG जो है उसको अलाइन करे ताकि इनका कंजर्वेशन और हॉलिस्टिक मैनर में हो सके और कंजर्वेशन आउटकम्स जो हैं वो पॉजिटिव आए। ब्रीफ बैकग्राउंड देखते हैं इसका, ठीक। 2019 में, ठीक है, इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने इंडियाज़ लीडरशिप इन बिग कैट कंजर्वेशन एंड प्रपोज एन अलायंस ग्लोबल लीडर्स का एक अलायंस प्रपोज किया 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक। 2023 में 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर जो था, ठीक है, उस पर IBCA को ऑफिशियली लॉन्च किया गया, ठीक है। अब IBCA में जो कैट्स हैं उनका स्टेटस देख लेते हैं। पहला टाइगर है जो, ठीक है, ये इंडेंजर्ड में है, ठीक है, और सिटीज़ लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में, WPA लिस्ट में शेड्यूल 1 में है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, ठीक है। IUCN स्टेटस लॉयन का वल्नरेबल है, साइट्स लिस्ट में अपेंडिक्स 1, और इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अपेंडिक्स 2 में है, ठीक। WPA लिस्टिंग में शेड्यूल 1 में है, ठीक है। IUCN स्टेटस जैगुआर का नियरली थ्रेटेंड है, ठीक, साइट्स में अपेंडिक्स 1, WPA में नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है ये। चीता का IUCN वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1, WPA शेड्यूल 1, ठीक है। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है पूमा का, साइट्स में अपेंडिक्स 1, WPA में नॉट एप्लीकेबल। IUCN स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, ठीक। लेपर्ड का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1, WPA में शेड्यूल 1। एक चीज़ ध्यान कॉमन इन सब में क्या है, साइट्स का सभी का जितने भी कैट्स हैं उन सभी का अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है, ये याद रख लिए। WPA लिस्टिंग जो है वो सबकी 1 है, जिनकी नहीं है जैसे पूमा, दो याद रख सकते हैं आप, जैसे पूमा की लिस्टिंग नहीं है आपकी, ठीक है, WPA में लिस्टिंग नहीं है, और जैगुआर की लिस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो ये दो को छोड़ करके सारे जो हैं वो WPA लिस्टिंग में भी शेड्यूल 1 के कैटेगरी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने आंसर्स के राइटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वल्नरेबल कौन कौन से हैं, वल्नरेबल ऐसे याद कर लीजिए, 3 हैं, चीता, लॉयन, चीता, स्नो लेपर्ड, ठीक, और लेपर्ड। लायन, चीता, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड जो हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में हैं, ठीक है। ऐसे 3 याद हो गया, बाकी आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो कॉमन है उनको ऐसे याद कर लीजिए। मेंबरशिप देखते हैं, जो नया IBCA लॉन्च किया गया, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। 16 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, और ऑफिशियली हैव जॉइंड IBCA लेड बाय इंडिया, इसको ज्वाइन किया, ठीक। 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें,
पहला इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक, ये है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल, ये भी है, हैज़ गिवन कंसेंट टू जॉइन IBCA, ठीक। इसका फ्रेमवर्क जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर मॉडल्ड है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसी तरह से ये भी मॉडल है, ठीक। अब गंगा रिवर डॉल्फिन के ऊपर देखते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। गंगा रिवर डॉल्फिन, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो खोला गया पटना बिहार में, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है। कंजर्विंग द इंडेंजर्ड गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है उसको फोकस करने के लिए। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, ठीक। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है और WPA में शेड्यूल 1 में, ठीक है। यह गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इनकी नोज़ जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, ये इनकी खासियत है, ठीक है। अंडर कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ में भी आते हैं, ठीक है, ये माइग्रेट भी करते हैं इसलिए ये CMS में भी आते हैं, ठीक है। NDRC क्या है, NDRC पे देखते हैं, जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, ठीक, ये क्या करेगा इसके बारे में देखते हैं। ये फैसिलिटेट करेगा इन डेप्थ स्टडीज़ कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स रिगार्डिंग डॉल्फिन स्पीसीज़, ठीक। एडिशनली जो सेंटर के ऑफर्स हैं ट्रेनिंग टू फिशरमैन ऑन इफेक्टिव डॉल्फिन कंजर्वेशन मेथड, ठीक, उसको ये ट्रेन कर फिशरमैन को ट्रेन करेगा ताकि डॉल्फिन अगर पकड़ी जाए तो उनको कैसे हैंडलिंग करना है और वापस कैसे रिलीज़ कर देना है, ठीक। गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में देखते हैं, की फीचर्स क्या क्या हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसको प्लेटेनिस्टा गैंगेशिया भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज सुसु इन एंडेमिक और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सुसु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है, ठीक। ये लॉन्ग थिन स्नाउट होता है, राउंड बेली होते हैं, स्टॉकी बॉडी और लार्ज फ्लिपर्स होते हैं इनके, ठीक है। लॉन्ग स्नाउट मतलब जो आगे का नाक इनका लंबा सा होता है वो चीज़, ठीक। स्लिट सिमिलर टू ब्लो होल ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड, ठीक। स्लिट जो होता है सिमिलर टू ब्लो होल है उनके हेड के टॉप पे, ठीक है। जैसे ये ब्लो होल है, ये उनके हेड के टॉप पे एक बम्प के टाइप का ये है ना, ठीक। स्लिट सिमिलर टू ब्लो होल, ये चीज़ इसी को लिखा है। जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स से लार्जर होती हैं और गिव बर्थ 1 calf एवरी 2 to 3 years, हर 2 से 3 साल पे एक बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक। काफ सिर्फ चॉकलेट ब्राउन स्क्रीन एट बर्थ, ठीक है, बर्थ में उनकी चॉकलेट ब्राउन स्क्रीन कलर की होती है, ठीक। एडल्ट्स हैव ग्रोन ग्रे ब्राउन स्मूथ हेयरलेस स्किन, ठीक। एडल्ट होने पे वो ग्रे ब्राउन स्मूथ और हेयरलेस स्किन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अदर फीचर्स क्या क्या हैं इनके। गंगा रिवर डॉल्फिन जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करती हैं हंटिंग और नेविगेशन के लिए, ठीक। यूनिक स्विमिंग बिहेवियर इनका एड करता है फूड फाइंड करने में, ठीक। और दे इमिट सूसू साउंड वाइल सरफेसिंग टू ब्रीथ, जब वो ब्रीथ करने के लिए आती हैं ऊपर तो वो सू सू करके आवाज़ करती हैं, इसीलिए इसको सूसू नाम से भी जाना जाता है रीजन में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंगा इन रिवर डॉल्फिन, ठीक। डॉल्फिन का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, डॉल्फिन प्रेजेंस सीजनल और डॉल्फिन एब्सेंस, ठीक, ये मार्क किया गया है। तो एरियाज देख लेते हैं। डॉल्फिन की प्रेजेंस मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में जिधर से गंगा फ्लो करती है आप देख सकते हैं वो सारे रिवर्स में, जैसे ये इधर से आ गया ये रेड एरिया देखिए गंगा अपर, ठीक है, ये मेन गंगा चैनल जो है, ठीक, ये आगे जाके मिलते हुए ये आती है, ये पद्मा है, ठीक है, फिर मेघना, ये ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन। तो ये गंगा की जो मेन चैनल है यानी कि उसमें ये परमानेंटली पाई जाती हैं, ठीक है। गंडक जो ट्रिब्यूटरी है उसमें भी पाई जाती हैं। तो ये सारी जो मेन चंबल में भी पाई जाती हैं, बेतवा में भी, सिंध में भी, सोन नदी में भी, ठीक है, परमानेंटली बेसिस पे पाई जाती हैं। और जो राप्ती गंगा घाघरा वगैरह है ये सब में टेम्प्रोरी बेसिस पे। और एब्सेंस जो है वो इधर से जो पहाड़ों की तरफ से ये नदियाँ आती हैं, मोस्टली आपके सिक्किम की तरफ जो है ये अपर, आप नॉर्थ ईस्ट एरिया याद रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये एब्सेंस होती हैं, ज़्यादातर इधर नहीं पाई जाती हैं, ठीक, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया इधर एब्सेंस रहती हैं, ठीक है। बाकी इधर तो प्रेजेंट रहती हैं। इधर का एक एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, नेपाल के एरिया में नहीं पाई जाती हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम पाई जाती हैं, मेजॉरिटी नेपाल के एरिया में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मेजर थ्रेट्स क्या क्या हैं, ठीक। अनइंटेंशनल किलिंग जो है, जो मछली समझ के लोग मार देते हैं, जो लोग नहीं पहचानते हैं, इसके महत्व को नहीं समझते हैं,
ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे ड्यू टू फिशिंग गियर इंटेंजलमेंट, पोचिंग फॉर डॉल्फिन ऑयल, ठीक, डॉल्फिन ऑयल के लिए जो पोचिंग होती है, जो एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है लोगों द्वारा, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे ड्यू टू फिशिंग गियर इंटेंजलमेंट, जो ओवर एक्सप्लॉयटिंग हो जा रहा है इन एरियाज़ में, ठीक है, उससे क्या होता है, डॉल्फिन्स भी पकड़ी जाती है तो उनको भी लोग यूज़ कर लेते हैं एज अ फूड, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक, पॉल्यूशन की वजह से। फ्रैगमेंटेड पॉपुलेशन फ्रॉम डैम्स, ठीक, डैम्स की वजह से उनकी पॉपुलेशन जो फ्रैगमेंटेड हो गई है, उस वजह से भी उनके मीटिंग वगैरह में दिक्कत हो रही होगी, जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रहा है। क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए गए हैं डॉल्फिन प्रोटेक्शन के लिए? पहला तो विक्रमशिला गंगेटी डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बिहार में खोला गया, इंडिया की सोल डॉल्फिन सेंचुरी है, ठीक। प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया, जो प्रोजेक्ट टाइगर पे ही बेस्ड है। स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए इसमें डॉल्फिन के कंजर्वेशन पे, ठीक, गंगेटिक रिवर में, ठीक। दे आर अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक, ये क्योंकि ये अम्ब्रेला स्पीसीज हैं इस प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक। इनमें कंजर्व करना है, दे टू कंजर्व बोथ मरीन एंड रिवराइन डॉल्फिन्स एज एसोसिएटेड विद द सिटेशियंस, ठीक। फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक, नेशनल एक्वेटिक एनिमल 5 अक्टूबर 2009 में, विच इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे, ठीक। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको डिक्लेयर किया गया ऑन 5 अक्टूबर 2009 को, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे के तौर पे भी, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक। नाबार्ड ने और ICRIER ने, नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने, ठीक, चेतावनी दी है रिगार्डिंग अ कंप्लीट स्विच टू नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग की तरफ कंप्लीट स्विच करने के लिए चेतावनी दी है। आगे देखते हैं, ठीक, ये न्यूज़ में और क्यों था, ठीक। पहला, रिसेंटली एक रिसर्च कंडक्ट कराया गया, ठीक है, जो पार्ट था एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ICRIER का, एंड फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय नाबार्ड था, ठीक, नाबार्ड द्वारा सपोर्ट किया गया था। इस पेपर ने रिकमेंड किया लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंटेशन बिफोर डिक्लेयरिंग ZBNF नेशन वाइड प्रैक्टिस, ठीक। इसके पहले इन्होंने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किया है, इसको नेशन वाइड प्रैक्टिस डिक्लेयर करने के पहले, ठीक है। जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसको नेशन वाइड प्रैक्टिस के तौर पे कंडक्ट कराने के पहले इन्होंने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किया है। अब देखते हैं पिलर्स क्या क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। पहला तो बीज मित्र, जिसमें सीड का ट्रीटमेंट होगा यूजिंग काउ डंग एंड काउ यूरिन, ठीक। दूसरा है जीव मित्र, जो अप्लाइंग इनोक्यूलेशन मेड ऑफ लोकल काउ डंग एंड काउ यूरिन, ठीक है, जिसको अप्लाई किया जाएगा काउ डंग और काउ यूरिन के मिक्सचर पे, ठीक। मल्चिंग की जाएगी। मल्चिंग क्या होता है, इंश्योरिंग फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट इन सॉइल, ठीक, सॉइल्स की मल्चिंग की जाएगी, उसमें प्रॉपर मैन्योर ऐड किया जाएगा। फिर वापसा, जिसमें सॉइल एरेशन किया जाएगा, ठीक, प्रॉपर उनको डिगिंग और वो किया जाएगा जिससे एयर जा सके सॉइल में, ठीक है, और बेटर ग्रोथ हो पाए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, ठीक, ये फॉर्मुलेट किया गया सुभाष पालेकर द्वारा इंडिया में, ठीक, 4 एसेंशियल फीचर्स पे, ठीक है, एलिमेंट्स पे, जिसको कह सकते हैं बीज अमृत, जीव अमृत, अच्छादाना, ठीक, वापसा, ठीक। अच्छादान मतलब मल्चिंग हो गया, इन्फोग्राफिक में मैंने दिखा दिया, आपको पढ़ा दिया, ठीक। फर्स्ट ये प्रैक्टिस जो है वो लाई गई थी जैपनीज़ फार्मर और फिलोसफर द्वारा, जिनका नाम था मैसानोबू फुकुओका, ठीक, फुकुओका। अदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं जिसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इंक्लूड है, जैसे इंटरक्रॉपिंग, जिसमें एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट क्रॉप को सेम फील्ड पे उगा देना जाए, ठीक। फिर कॉन्टर्स एंड बंड्स, ठीक, जो प्रिजर्व करते हैं रेन वाटर को प्रिजर्व करने के लिए रहें, ठीक। रिवाइवल ऑफ लोकल स्पीसीज ऑफ अर्थवॉर्म्स, ठीक, जो लोकल स्पीसीज पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने से और फर्टिलाइज़र डालने से जो नष्ट होती जा रही थी, उनसे क्या होता था, जो एरेशन होता था सॉइल में वो होता था, तो अब वो चीज़ डालने से वो नष्ट होती चली गई हैं, ठीक है।
तो उनको फिर से पुनः जीवित करना, उन स्पीसीज़ का रिवाइवल करना, ताकि ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो सके सॉइल में, ठीक है। यूज़ ऑफ काउ डंग ऑफ इंडिजिनस काउ, जिसको बॉस इंडिकस कहते हैं, उसका यूज़ करके, ठीक, विथ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रमोट द यूजेज ऑफ नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक, विदाउट यूजिंग केमिकल्स, द यूज़ ऑफ क्रेडिट और स्पेंडिंग एनी मनी ऑन परचेस्ड इनपुट्स, ठीक। प्रमोट करना है नेचुरल फार्मिंग बिना किसी केमिकल के यूज के, और क्रेडिट का यूज़ करें, ठीक, स्पेंडिंग एनी मनी और परचेस्ड आइटम, बिना किसी अलग से किसी आइटम को परचेस किए बिना, ठीक, इस फार्मिंग को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इसको जीरो बजट फार्मिंग कहा जा रहा है, ठीक है, ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो रहे। इसको रीनेम किया गया भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ठीक, अंडर द सब स्कीम प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत, ठीक, और प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सॉइल हेल्थ इसका एम है। BPKP जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका पहला इनिशिएट जो 6 पीरियड का था, ड्यूरेशन 2019 से 2025 तक था, और ये एम करता है कवर करने के लिए 12 लाख हेक्टेयर अंडर JBNF इज़ अ मेजर इन 600 मेजर ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। 12 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्लान था इनका 600 मेजर ब्लॉक्स में कंट्रीज़ के, ठीक। और प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 12,200 पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए 12,200 पर हेक्टेयर जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। क्लस्टर फॉर्मेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जैसे सॉइल में ईयर बेसिस पे या सीजनल बेसिस पे हर चीज़ के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वगैरह और फर्टिलाइज़र वगैरह डाल रहे थे, ठीक, तो अचानक से जब किसी चीज़ पे रिडक्शन आ जाएगा तो सॉइल उस चीज़ को अडाप्ट करने में समय लगेगा। तो सॉइल की जो मैन्योर कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको भी बढ़ाने में समय लगेगा, ठीक है, एरेशन कैपेसिटी उसको बढ़ाने में समय लगेगा। तो इसमें समय लगेगा, तो उससे फार्मर्स का लॉस ना हो, इसलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है 12,200 हेक्टेयर पर हेक्टेयर रुपीज़, ठीक। तो इसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने से क्या होगा, फार्मर्स जो हैं वो अपना जो लॉस है उसको एक तरीके से लेवल अप कर लेंगे और हेल्प गवर्नमेंट का असिस्टेंस लेने में संकोच नहीं करेंगे, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या है इसका ये देखते हैं, ठीक। ये इम्प्रूव करता है फार्म यील्ड एंड इंक्रीज फार्मर इनकम, ठीक। ऑर्गेनिक फार्म जो है इसमें ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हायर प्राइस रेट्स पे बिकते हैं। मिनिमाइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सक्लूजन ऑफ केमिकल इनपुट्स, ठीक, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम किया जाए और केमिकल इनपुट्स को बढ़ाया और उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होगा इससे, और जो सॉइल की हेल्थ है वो रिजुविनेट होगी। ये प्रमोट करेगा लाइफ स्टॉक सस्टेनेबिलिटी और इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, इंक्रीज करेगा एम्प्लॉयमेंट को इस एरिया में, ठीक है। स्टेटस क्या है, क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह यूज नहीं होंगे तो मैनुअली ही चीज़ों को रिमूव कराना पड़ेगा, या तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह से इंक्रीज होगा, ठीक है। करेंटली ये 11 स्टेट्स में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और ओवर 6.5 लाख हेक्टेयर्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे एरियाज़ हैं आंध्र प्रदेश, ठीक, जिसने अडॉप्ट किया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ओवर 1 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड पे आंध्र प्रदेश ने इसको अडॉप्ट किया। और एम है इनका कि इंटायर एग्रीकल्चर जो लैंड पूल है 80 लाख हेक्टेयर का, उसको 2027 तक ये कन्वर्ट कर देंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, ठीक। इशूज़ क्या क्या हैं ZBA-NF के साथ, पहले तो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, हर चीज़ के लिए लेबर लगाना पड़ेगा, जिससे सिग्निफिकेंट जो इनपुट है, कैपिटल जो लगेगा फार्मिंग में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जैसे वर्क इन फार्म लैंड, लाइफ स्टॉक मेंटेनेंस में इनमें लगेगा, ठीक है। डिबेटेबल कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कॉस्ट इनपुट, ठीक, ये जीरो कॉस्ट इनपुट का जो कहा जा रहा है ये एक डिबेटेबल चीज़ है, ठीक। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स विदाउट कॉस्ट इनपुट्स, ठीक, बिना कॉस्ट इनपुट्स लगाए फूड प्रोडक्शन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक। एज फ्रीली अवेलेबल इनपुट्स लाइक रेन वाटर, फैमिली लेबर ऑल्सो एड्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। अगर
ये तभी अवेलेबल, जैसे फ्रीली अवेलेबल इनपुट्स हैं जैसे रेन वाटर, फैमिली लेबर, ये फ्रीली अवेलेबल है। इनकी मदद से ही जीरो बजट एक तरीके से हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यील्ड वेरिएशन क्या है? ठीक, यील्ड वेरिएशन में जैसे नेचुरल फैक्टर्स में और पर्टिकुलर ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, ठीक, जो होगा ये डिसाइड करेगा आउटपुट कम्प्लीटली। ठीक है, अगर नेचर के बेस्ड पे हो जाए तो कम्प्लीटली ये जो जैसा नेचुरल हैबिटेशन रहेगा वहाँ का, जैसा क्लाइमेट रहेगा उस एरिया में, ठीक है, रेन वाटर या जैसा भी बारिश होगी उस हिसाब से यील्ड में अंतर आएगा। इंडिजिनस काउ ब्रीड्स, ठीक, ये एक इंटीग्रल रिक्वायरमेंट है इस फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक, जिसके ऊपर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है विद लो मिल्क यील्ड, जिसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है और उनका मिल्क प्रोडक्शन भी कम है। नो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ टू वैलिडेट द क्लेम, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट स्टडीज़ अभी तक नहीं की गई है जो क्लेम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग द्वारा प्लॉट किए गए हैं, ठीक, कि इनके पास हायर यील्ड होता है देन नॉन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, कि नॉन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से हायर वो होता है, यील्ड होता है, ठीक है। कंक्लूज़न क्या है इसका? कंक्लूज़न देखते हैं कि हमें साइंटिफिक स्टडीज़ बेस्ड जो है उस पर करना चाहिए, ठीक है, जिससे एफिकेसी और एफिशिएंसी के बारे में, इस टेक्निक के बारे में पता चलेगा और ये लैंडस्केप और इकोसिस्टम को बचाने में मदद करेगा, ठीक। और साथ ही साथ ध्यान देना चाहिए जो इंडिजिनस काऊ ब्रीड हैं, ठीक, जैसे पुनगैनूर काऊ, रेड सिंधी काऊ, ठीक, इन सब को, ठीक है, इन सब को भी बढ़ावा दें थ्रू वेरियस गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव इनिशिएटिव इंक्रीजिंग दियर नंबर, इनके नंबर्स को इंक्रीज करके, ठीक। कंपैरिजन देखते हैं नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में। नेचुरल फार्मिंग में क्या है, ये एडवोकेट करता है जीरो एक्सटर्नल इंटरवेंशन लाइक टिलिंग और फर्टिलाइजर्स, ठीक, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ये मिनिमल इंटरवेंशन की बात करते हैं, ठीक, जितना कम इंटरवेंशन हो सके उतना। और इनऑर्गेनिक फार्मिंग ये मैक्सिमम इंटरवेंशन, जैसे कोई भी चीज़ हो उसके लिए पेस्टिसाइड दवा, किसी जो स्पेसिफिक कोई बीमारी हो उसके लिए दवा मैक्सिमम जितना हो पाए उतना यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्रोमिनेंट है इस समय इंडिया में इनऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल लॉज इस पे अप्लाई किए जाते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, ठीक है, अनुमानित करके, ठीक। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये एक्सेप्ट करता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस जो एरिया में पहले से चलते थे, उन प्रैक्टिसेस को अडाप्ट करते हुए और थोड़ा मॉडर्न प्रैक्टिसेस को भी लेकर के, ठीक है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग वहीं पे क्या करता है, ये मॉडिफाई कर देता है फार्म एक्टिविटीज़ को, आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक। नो यूजेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में या नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक। वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अलाउड है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में केमिकल फर्टिलाइज़र अलाउड है। नेचुरल फार्मिंग में मैन्योर के अलावा, ठीक, इट इनकरेज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म, ठीक। नेचुरल मैन्योर के अलावा ये उनको डालने की बात करता है जो डिकम्पोज्ड आइटम्स हो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स से, ठीक। और ऑर्गेनिक फार्मिंग मैन्योर्स लाइक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट यूज किया जाता है फार्म लैंड पे, ठीक। इनऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं मैन्योर को, ठीक, क्योंकि मोस्टली केमिकल जो न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट के लिए काम कर देते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट एज इट एलिमिनेट्स एक्सटर्नल इनपुट कॉस्ट एंड मशीनरी यूजेज, इसका कॉस्ट जो है लो है क्योंकि ये एक्सटर्नल इनपुट कॉस्ट और मशीन यूजेज को कम कर देता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा इनऑर्गेनिक में से भी लेना है, थोड़ा नेचुरल भी करना है, तो मिला जुला के ये हाईली कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक। कंपैरेटिवली लो कॉस्ट क्योंकि इसमें जो मैनुअल लेबर है ये बच जाता है सीधे सीधे, ठीक है, जैसे ड्रोन वगैरह से स्प्रे हो जा रहा है, बाकी चीज़ें हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज हो रहा है, ठीक, तो इसमें मैन पावर का लेस यूज होता है तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बच जाता है। नेचुरल फार्मिंग में इनकरेज करता है यूजेज ऑफ लोकल वेराइटी सीड्स, ठीक, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड्स को यूज़ किया जाता है। वहीं पे यहाँ पे हाइब्रिड वेराइटी, जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हैं, हाइब्रिड वेराइटी सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, उनका यूज़ किया जाता है इनऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक जो है वो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके टाइमली जो वीडियो के पीडीएफ्स या लिंक हैं, ठीक है, नोटिफिकेशंस वो पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।